सदा से अध्यात्म का केंद्र रहा है और यहाँ इंटेलेक्ट्स बसते थे। सबसे बड़ी बात ये है जी। अच्छा, दूसरी ये है कि इसका एक जो असली स्थान है, ये शिव जी का ड्वेलिंग स्पेस है। नमस्कार दोस्तों। आज जिस शहर में मैं मौजूद हूँ उस शहर के बारे में बहुत कुछ लिखा गया है, बहुत कुछ कहा गया है और बहुत दूर दूर से लोग आते हैं शहर को जानने के लिए, महसूस करने के लिए और समझने के लिए। और इसी कड़ी में एक योगदान हमारा होगा। आज जो हमारे साथ मौजूद हैं वो सिर्फ अध्यात्म गुरु ही नहीं बल्कि IIT BHU के प्रोफेसर भी हैं, स्टूडेंट्स के बहुत ही फेवरेट भी हैं और उन्होंने जो ख्याति प्राप्त की है, आज हम उन्हीं से जानना चाहेंगे कि काशी में उनकी मौजूदगी और काशी की इस दुनिया में मौजूदगी कितनी ज्यादा सिग्निफिकेंट है। सर, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि जो ये वाक्य है कि काशी एक शहर है, ये वाक्य अपने में तो पूरा है, पर मैं चाहूंगा कि आप इसे अधूरा साबित करें और बताएं कि ये काशी शहर से ज्यादा और क्या है सर। देखिए, काशी को हम लोग हमेशा से एक स्पिरिचुअल प्लेस की तरह जानते हैं जी। और जो स्पिरिचुअलिटी से बहुत दूर हैं उनके लिए शहर हो सकता है जी। उनके लिए केवल मीनिंग है, इंफ्रास्ट्रक्चर से मतलब है जी। अच्छी सड़कें जी, अच्छे सपोर्टिव वो सर्विसेज, बाकी जैसे बिजली है, पानी है और सीवरेज है जी। ये सब सुविधाएं तो सबको ऑब्वियसली चाहिए जी। लेकिन ये सदा से अध्यात्म का केंद्र रहा है जी। और यहाँ इंटेलेक्ट्स बसते थे। सबसे बड़ी बात ये है जी। अच्छा, दूसरी ये है कि इसका एक जो असली स्थान है, ये शिव जी का ड्वेलिंग स्पेस है जी। और ये माना जाता है कि शिव जी जिसको पसंद करते हैं वो यहाँ उसको वही बसाते हैं और जिसको नहीं लाइक करते हैं उसको शहर से बाहर भी कर देते हैं। ये ड्वेलिंग स्पेस असली शिव जी का है और शिव जी के कृपा से ये सब चीज़ें जो आप देख रहे हैं, जैसे वेस्टर्न आइज से काशी को हमेशा देखा गया है कि काशी इज ओल्डर देन हिस्ट्री, ओल्डर देन ट्रेडिशन, ओल्डर देन इवन लीजेंड्स एंड ट्वाइस ओल्डर इफ ऑल ऑफ देम आर पुट टुगेदर। तो जिस शहर का इतिहास का ओर छोर नहीं मालूम है जी, वो उसके बारे में आप क्या प्रेडिक्ट कर सकते हैं। और ये जो आज आप देख रहे हैं यहाँ की सभ्यता और संस्कृति, ये हजारों हजार वर्ष इसको डेवलप होने में लगा है। तो इसको एक पारंपरिक शहर भी कहते हैं। और एक जो आप लिटरली जो शब्द सुने होंगे, हेरिटेज सिटी, तो हेरिटेज सिटी की भी मान्यता है। लेकिन हम लोग इस टर्म को भी थोड़ा मॉडिफाई करके देखते हैं, ये लिविंग हेरिटेज है। जैसे आप वेनिस वगैरह में जाइए तो वहाँ बिल्डिंग मॉन्यूमेंट्स हैं लेकिन उसके ऑक्यूपेंट्स नहीं है। काशी में आपको कोई स्थान ऐसा नहीं मिलेगा जो बिल्डिंग मॉन्यूमेंट्स है और उसके ऑक्यूपेंट्स ना हो। वो ऑक्यूपेंट्स भी हैं और वो सैकड़ों साल से वो एक परंपरा का वो निर्वाह कर रहे हैं। ये परंपराओं का शहर है। जैसे आज अभी आप हमसे मिले तो लालनथिया लीला संपादित हुआ, 450-500 साल पुराना है। तो ये इतनी रिच लिगेसी गोस्वामी तुलसीदास जी का स्थान है। ये सब परंपराएं चलती हैं और परंपराओं की विशेषता ये होती है कि वो एक कंटिन्यूअस चेन के फॉर्म में होता है। उस चेन की अगर एक कड़ी टूटे तो फिर वो लिंकेजेस पुराने नहीं रह पाते हैं। अब जैसे आप बाकी शहर का देखें, आप अगर गुड़गांव से शहर को कंपेयर करें तो गुड़गांव अभी 400-500 साल पहले क्या था, वो सिवाय खेत के और क्या था वहाँ। लेकिन उस समय भी ये बड़ा संपन्न शहर रहा है और इंफ्रास्ट्रक्चर भी रहे हैं। और ये जरूर है कि RCC के स्ट्रक्चर्स नहीं थे, स्टोन स्ट्रक्चर थे जो कि आज भी वो चल रहे हैं। जैसे RCC स्ट्रक्चर है तो वो 100 साल उसका आयु होता है। अब यहाँ पर जो गोस्वामी जी का जैसे वो भवन है वो 500 साल पुराना है लेकिन उसी तरह इंटैक्ट है क्योंकि उसमें मॉडर्न आपका टेक्नोलॉजी नहीं लगा है, वो पारंपरिक टेक्नोलॉजी से बना है, वो आज भी चल रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि ये इंटेलेक्ट्स का शहर है और जो चीज़ें आप देखते हैं वही चीज़ें नहीं हैं यहाँ पे। यहाँ का एम्बियंस जो है वो इम्पोर्टेंट है। जैसे आप फॉरेन विजिटर्स को देखेंगे, वो काशी क्यों उनको अट्रैक्ट करती है। जैसे एक कहा जाता है कि काशी पुल्स द विजिटर्स, तो वो ऑल अराउंड द ग्लोब आप देखिए तो काशी को लोग फील करने आते हैं। और फील करना मतलब कि यहाँ पर देखिए 3 कंपोनेंट है। एक काशी विश्वनाथ जी हैं और एक ये स्पेस ऑफ काशी जिसको काशी हम लोग कहते हैं,
और उसमें कहा गया है कि काश्याम मरणाम मुक्ति, जैसे काशी में जो मरे उसको ये लौकिक दुनिया से फिर मुक्ति मिल जाती है, वो भगवान का इंटीग्रल पार्ट बन जाता है। या गंगा है, वो भी मुक्ति का एक कंपोनेंट है। ये तीनों कंपोनेंट ऐसे हैं कि एक भी आपको मिल गया तो आपकी मुक्ति, ये एक कहा गया है कि जन्मत मरद असह दुख होई। जैसे जन्म में और मृत्यु में भी आदमी को कष्ट होता है, तो और ये भगवान की लीला है कि हम लोग सब उन्हीं के पार्ट एंड पार्सल हैं, और मृत्यु के बाद फिर उन्हीं से इंटीग्रेट होते हैं, और पुनर्जन्म होगा तो फिर आप आएंगे। तो ये जीवन और मरण का चक्र से बाहर आपको ये काशी निकाल देती है। और दूसरी बात जो है, जो आप स्पिरिचुअल उसकी बात अगर देखें, तो काशी की धरती ऐसी है कि जहां आप इस शहर में प्रवेश किए, तो प्रवेश करने के साथ ही आपके जितने अघ जो हैं और जितने आपके घमंड हैं या जितने पाप हैं, उन सब का ऑटोमेटिकली शमन हो जाता है, और आपका वे ऑफ थिंकिंग सब चेंज हो जाता है। ये किसी और शहर में ये विशेषता नहीं है। इसमें देखिए, गोस्वामी जी ने भी इसका बहुत अच्छा से प्रतिपादन किया है कि अघ हानि कर जहाँ बस शंभु भगवान सो काशी से एक कसम। ठीक है, मुक्त जन्म महिजान ज्ञान खान अघ हानि कर। तो ये मुक्त भूमि है, और यहाँ पर जो है ज्ञान का केंद्र रहा है हमेशा से। अब ज्ञान को आप परिभाषित नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर इस तरह से पुराने बहुत गुरुकुल रहे हैं जहाँ विद्यार्थी आके शिक्षा लेते थे, तो इंफ्रास्ट्रक्चर से कभी ये शहर जाना नहीं गया, ये इंटेलेक्ट से जाना गया है। एक से एक विद्वान संस्कृत के, आध्यात्म के, और आपके इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी के, मेडिसिन के, और आयुर्वेद वगैरह, वो सब पुरानी जो पारंपरिक वो चिकित्सा विज्ञान की वो है, वो सब यहाँ पे रहा है। साहित्य संगीत का आप देखिए, तो एक कहावत भी है कि साहित्य संगीत कला विहीना साक्षात पशुपुच्छ विषाहीना। तो ये उसका भी केंद्र रहा है। आपके यहाँ जो बड़े बड़े आर्टिस्ट रहे हैं, आपके पंडित रविशंकर हैं, पंडित किशन महाराज हैं, शांता प्रसाद जी हैं, तो ऐसे ऐसे मूर्धन लोग, गोपी कृष्ण जी हैं, तो ऐसे बड़े बड़े लोग यहाँ रहे हैं। तो ये कंपोनेंट कहीं ना कहीं से अब आज लग रहा है कि ये डीजेनरेटिव मोड में चला गया है, क्योंकि आपको जो ये रिच खाती है, हो सकता है ये आपको पूरा आप समझ नहीं पा रहे हो, या हम लोग उनको ठीक से समझा नहीं पा रहे हो। तो अब ये लोग अंधे दौड़ में जो मॉडर्नाइजेशन की तरफ है भाग रहे हैं, तो मॉडर्नाइजेशन का कोई अंत नहीं होता है। और आप जैसे संपन्न देश अमेरिका वगैरह हैं, उससे आप कम्पीट भी नहीं कर सकते हैं, लेकिन आपके पास जो इंटेलेक्ट पावर था वो बहुत ही ज़्यादा था। तो हमारा तो यही सबसे निवेदन है कि आप अपने उन चीज़ों को पहचानिए और अपने ट्रेजर को उससे रिच करिए, तभी आपका एक विशिष्ट स्थान इस पूरी दुनिया में रहेगा। सर, जैसा आपने कहा कि इंफ्रास्ट्रक्चर की बात आपने की, तो जो बहुत ही रिनाउंड फिलोसोफर है मार्क ट्वेन, उन्होंने कहा था कि जो काशी है वो हिस्ट्री से भी पुराना है, और अगर सारे लेजेंड्स को मिला दिया जाए तो उससे भी पुराना अगर कुछ है तो वो काशी को आप पाएंगे। पर कुछ समय से काशी में बहुत सारे डेवलपमेंट वर्क्स चल रहे हैं, बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। तो क्या लगता है आपको कि वो जो पुराना काशी था, क्या वो न्यू काशी हो रहा है, या जो एसेंस थी पुराने काशी की वो अभी भी बरकरार है? तो मार्क ट्वेन को ही तो हमने भी कोट किया, जो वेस्टर्न आइज हमने कहा है वो तो मार्क ट्वेन का ही कोट है जी। कि काशी इज ओल्डर देन हिस्ट्री, ओल्डर देन ट्रेडिशन, एंड इवन ओल्डर देन द लीजेंड्स, एंड ट्वाइस ओल्डर इफ ऑल ऑफ देम आर पुट टुगेदर। ये मार्क ट्वेन का ही कोट है, वेस्टर्न आइज, इसीलिए हमने कहा। अब मामला ये है कि हजारों वर्ष से ये जो शहर डेवलप हो रहा है, तो यहाँ के जो इनहेबिटेंट्स हैं, जो यहाँ के लोग हैं, वो अपने जरूरत के हिसाब से शहर को डेवलप कर रहे हैं। तो उसको कहते हैं नेचुरल डेवलपमेंट। अभी आप जो कर रहे हैं, दैट इज व्हाट वी कॉल इट एज फोर्स डेवलपमेंट। जैसे हम अपने विजन को आपके शहर पे इम्प्लीमेंट करें, और बिना ये जाने कि शहर का रिक्वायरमेंट क्या है, तो वो फोर्स डेवलपमेंट है। तो इससे क्या होगा, देखिए ये है सिस्टम बड़ा फ्रेजाइल। आप जोर जबरदस्ती से कोई इंफ्रास्ट्रक्चर अगर इसमें आप अगर घुसेड़ रहे हैं जबरदस्ती, तो ये सिस्टम क्रैक होगा। ठीक है, और वो जो पुरानी विशेषता है उससे वो मर्ज नहीं हो पाएगा। जैसे होता है कि अगर मान लीजिए आप कपड़े में कोई पैच लगा दें, तो पहले का टेक्निक था, रफू करते थे कि पता नहीं चलता था कहाँ उसको सिला गया, क्या किया गया है। अभी तो आप एक नया पैच डाल रहे हैं जिसमें आपका विजन है, काशी का विजन नहीं है। काशी का विजन अगर लेना होगा तो
आपको लोगों से फीडबैक लेना चाहिए कि उनकी क्या आवश्यकताएं हैं, क्या वो करना चाह रहे हैं जो नहीं हो पा रहा है। उन चीज़ों को अगर आप इम्प्लीमेंट करेंगे तो ये हम कहेंगे कि काशी अपने नेचुरल भाव से डेवलप हो रही है, जो हजारों हजार वर्ष में हुआ है। अभी तो जो हो रहा है ये एब्रप्ट चेंज है। हो सकता है उससे बहुत से जो पुराने पारंपरिक लोग हैं उसको लाइक नहीं करेंगे, उससे वो अपने को उससे तालमेल नहीं बैठा पाएंगे। तो एक दूसरी चीज़ आप खड़ी कर रहे हैं जो कि शहर के आपके हमारे ख्याल से मानस पटल में लोगों के दैनिक दिनचर्या में वो चीज़ें समाहित नहीं हो पाएंगी। सर, जो काशी के बाहर जो लोग हैं वो सोचते हैं कि काशी हिंदुत्व का ओरिजिन है काशी में, पर आपने काशी को बहुत ही करीब से महसूस किया है, आप जानते हैं काशी को। क्या आपको लगता है कि काशी सिर्फ एक हिंदुत्व का ओरिजिन है, या इस शहर में, क्योंकि आपने शहर को अच्छे से जाना है, इस शहर में सारे ही धर्मों का एक अच्छा ब्लेंड है? देखिए, हम लोग कहते हैं कि ये एक जो है, आप अगर सोशल सर्किट में आप जाएं तो ये स्पिरिचुअल स्थान इसीलिए हमने कहा है, रिलीजियस वो नहीं कहा है, स्पिरिचुअलिटी कहा है। बिल्कुल। स्पिरिचुअलिटी मतलब कि यहाँ हिंदू के सारे परंपरा हैं, उसी तरह जैनिस के सारे परंपरा हैं, मुस्लिम के दोनों सेक्ट हैं, क्रिश्चियनिटी का भी पूरा है यहाँ पे, बौद्ध धर्म भी यहीं से वो हुआ है। तो सब जब यहीं से ब्लेंड होके निकले हैं तो ये एक कहिए तो भारत का एक प्रोटोटाइप मॉडल है, और ये कहिए तो एक बड़ा यूनिवर्सिटी भी है कि जहाँ एक तरह से ये वर्किंग मॉडल है कि कैसे आपस में ब्लेंड करके आपस में मिलजुल के रहना चाहिए। ये एक उसका बड़ा विश्वविद्यालय है, और ये कंफर्टेबली, जैसे हम लोगों के कभी कोई डिफरेंसेस होते हैं तो हम लोग कॉमन प्लेटफॉर्म पे बैठ के उसको डिस्कस कर लेते हैं और वो मामला रिजॉल्व भी हो जाता है। तो आप केवल हिंदुत्व हिंदुत्व अगर जप रहे हैं तो हिंदुत्व तो यहाँ सदा से रहा है, और ये उसका भी कोई, जैसे काशी का कोई ओर छोर नहीं है उसी तरह उसका भी कोई ओर छोर नहीं है। और हिंदुत्व क्यों, अब हिंदुत्व का तो एक नया टर्म है, हम लोग तो सनातनी परंपरा को मानते हैं, और सनातनी परंपरा में हृदय बड़ा विशाल होता है, वो सबको एकोमोडेट करके चलने की क्षमता रखता है। अब आप कहिए कि हम परिवार में अगर हम अर्निंग मेंबर हैं तो हम ही प्रोमिनेंट रहे, बाकी सब ऐसे की तैसी, तो ऐसे नहीं चलता है। और ये भारत की, ये कहा गया है कि भारत विविधताओं से भरा हुआ देश है। यहाँ कितने डायलेक्ट्स हैं, कितने मतलब परंपराएं हैं। आप उत्तर से दक्षिण तक जाइए, पूर्व से पश्चिम तक जाइए, तो लैंग्वेजेस के भी कितने वेरिएशंस होते हैं, ट्रेडिशंस के कितने वेरिएशंस होते हैं। ये एकोमोडेट करने की क्षमता आपके में होनी चाहिए। अगर आप आज ये कहें कि केवल हिंदुत्व हिंदुत्व, तो ये हिंदुत्व तो वो एक तरह से हम लोग पॉलिटिकल टर्म मानते हैं, वो कोई शास्त्रीय टर्म भी नहीं है। तो वो किसी खास मकसद के लिए उसको डेवलप किया जा रहा है, उसको टूल की तरह प्रयोग किया जा रहा है। उनसे आप शायद अगर पूछिए तो उनको सनातनी परंपरा के बारे में कुछ पता भी नहीं है। और सनातनी, जैसे हमारे यहाँ तो सीधा सीधा कंसेप्ट है, सिया राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोर जोर पानी। मतलब हम पूरे विश्व को जो है एक सीता राम जी के स्वरूप में देखते हैं। अगर कोई मेल है तो उसमें भगवान राम की छवि देखते हैं, फीमेल है तो उसमें सीता जी की छवि देखते हैं। तो ये अगर आपके में मन में भावना होगा तो इसी को कहते हैं हम लोग ग्लोबल फैमिली। ठीक है। अच्छा, ये सब चीजें केवल अगर आप बातचीत करने के लिए करते हैं, वसुधैव कुटुंबकम, मतलब पूरा विश्व जो है एक परिवार के तरह, एक कुटुंब के तरह है। तो कुटुंब में क्या इस तरह से पेचबाजी आप करेंगे एक पॉलिटिकल स्लोगन लेके? और ये सब पॉलिटिकल स्लोगन में के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। और ये जो ज्योग्राफिक, ये जो आपके बॉर्डर्स हैं, ये आपके एडमिनिस्टर करने के ये सब मैकेनिज्म है। और ये आपको मान के चलना पड़ेगा कि आज जो जिस तरह से विश्व में डेवलपमेंट जिस पेस से चल रहा है, आप किसी से दूर नहीं है। एक भारत में बैठा हुआ आदमी किसी अमेरिकन से दूर नहीं है, वो 1 मिनट में उससे एक संपर्क में आ जाएगा। तो जब आपके बीच की दूरी इतनी कम हो गई है, तब ये क्यों कंपार्टमेंट आप बना के जीना चाह रहे हैं? क्यों एक कुएं में आप बैठ के जीना चाह रहे हैं? आपका तो मन एकदम खुला होना चाहिए, मस्तिष्क खुला होना चाहिए, हृदय विशाल होना चाहिए, ताकि सबको एकोमोडेट कर सके और आदमी को आप आदमी समझें। सर, एक सवाल है मेरा आपसे कि आज के वक्त में जैसे जो लोग हैं जो बहुत ही ज्यादा, अगर वो पीस सीख करते हैं, मतलब सुकून सीख करते हैं, वो लोग वो चाहते हैं कि उनकी जिंदगी में सुकून हो, और अगर वो मल्टीटास्किंग वर्क नहीं कर पा रहे हैं, तो जिन लोगों को शायद आपके बारे में पता नहीं है कि आप संकट मोचक के आप महंत भी हैं और IIT BHU के प्रोफेसर भी हैं,
तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि ये बैलेंस कैसे आप मेंटेन करते हैं अपनी लाइफ में, कि ये शेड्यूल कैसे आप मेंटेन करते हैं कि आप एक पीस आउट लाइफ भी आप जी रहे हैं, एक सोशल लाइफ भी अच्छी जी रहे हैं जिसमें आपको अच्छी खासी ख्याति भी प्राप्त है, और आप अध्यात्म और जो एजुकेशन है उसमें भी एक बहुत अच्छा बैलेंस मेंटेन कर रहे हैं सर। इसके बारे में अगर आप हमारे कुछ यंगस्टर्स के बारे में अगर सर कुछ शेयर करें। देखिए, एक चीज़ हम आपसे खास करके यंगस्टर्स को हम ये कहेंगे जी सर। कि बेसिक से कभी अपना नाता मत तोड़िए। जी। आजकल जो सुपरफिशियल नॉलेज है, जी। उससे लेके टर्म्स की उस पर जो है आदमी अपनी विद्वता झाड़ता है। जी। तो आपको अपना विषय पहले ठीक से चयन करना चाहिए। दूसरा, अब ये समय है मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच का। जी। अगर आप केवल एक विषय के पंडित हैं और दूसरे विषय से अनभिज्ञ होंगे, तो आप इस समाज से प्रॉपर इंटरफेसिंग नहीं कर पाएंगे। तो आदमी में ये शुरू से बच्चों में भी ये एक ट्रेंड डालना चाहिए कि मल्टीटास्किंग की उसकी कैपेबिलिटी हो। और अगर आप मोनोटोनस काम करेंगे, जैसे आप केवल जैसे पढ़ाई केवल कर रहे हैं, बाकी विषय से आपका कोई मतलब नहीं है, ये परेशानी आपको आगे आएगी, क्योंकि आप उसके लिए अभ्यस्त नहीं हैं। हमारे यहाँ तो जो ट्रेडिशन में बच्चों का जैसे पालन पोषण होता है, तो उनको वर्स्ट केस में लेके चला जाता है ताकि उनकी ट्रेनिंग हो और मोस्ट एडवर्स सिचुएशन को भी फेस करने का क्षमता हो। और ये क्या है कि कभी मुसीबत आई, आप क्या समझते हैं कि जीवन इतना आसान है? जीवन में बहुत कठिनाई है। आप जैसे अगर स्कूलिंग करें, तो स्कूलिंग आपका क्लास 12 तक ख़त्म हो जाता है, फिर आप ग्रेजुएशन करेंगे, पोस्ट ग्रेजुएशन करेंगे, उसके बाद कहीं आप नौकरी में चले जाएंगे। तो क्या आप समझते हैं जीवन का यही अंत हो जाता है? आपको समाज से इंटरफेस करके चलना पड़ेगा। और इवन नौकरी में भी आपके जाने के बाद सोच रहे हैं कि अगर सैलरी मिलती है तो ज़िंदगी सुरक्षित हो गई है, ऐसा नहीं है। उसमें भी आपको हर स्टेजेस पे चैलेंजेस फेस करने होंगे। ये जब तक आपकी ट्रेनिंग प्रॉपर नहीं होगी, तो आपका जब तक स्मूथ गोइंग है, तब तक तो सब ठीक है। कहीं एडवर्स सिचुएशन हुआ तो वहीं आप टूट जाते हैं। जैसे अगर आप वेस्टर्न कंट्रीज का देखिए, तो वो एक काम का उनका एक मोनोटोनस एक तरह से वो है कि एक ही काम में वो लगे रहते हैं, और उससे थोड़ा सा डाइवर्जन हुआ नहीं, उनके लिए बड़ा भारी मुसीबत हो जाती है, फिर वो भारत में शांति की खोज में आ जाते हैं। तो आपकी ट्रेनिंग बचपन से ऐसी होनी चाहिए कि आप मोस्ट एडवर्स सिचुएशन में, अब जैसे हम लोग एक स्पिरिचुअल फैमिली से हैं, तो ठीक है, वो हमने इनहेरिट किया। लेकिन हमारी इंजीनियरिंग की ट्रेनिंग जो हुई, वो हमको खुद पढ़ना पड़ा। ठीक है। अच्छा, दोनों अब उसमें हमको या तो चुनते कि हम उस प्रोफेशन में रहें कि इस प्रोफेशन में रहें। तो भगवान ने क्षमता भी आपको जो दी है, उसका भी वो इनफाइनाइट है। अब वो डिपेंड करता है कि आप उसको कैसे हार्नेस कर सकते हैं, कैसे उस पैटर्न पे चल सकते हैं। देखिए, हर आदमी की कैपेसिटी इनफाइनाइट होती है। इसलिए होती है, हमारा भी मानना है कि वो भगवान का ही पार्ट एंड पार्सल है। तो आप अगर अपने एक तरह से पोटेंशियल को आप नहीं समझ पाए, और आप सोचें कि हमारा काम का दायरा बस इतना है, तो आप उतने में ही रहेंगे। थोड़ा सा अगर इससे अगर आप डाइवर्ट हुए, तो आपके लिए दिक्कतें वो पैदा होंगी। तो ट्रेनिंग अपने बच्चों की इस तरह से करनी चाहिए कि मोस्ट एडवर्स सिचुएशन पे वो तैयार रहे लड़ने के लिए या काम करने के लिए, तभी आप जीवन चला सकते हैं। क्योंकि आज का समाज बहुत कठिन है, आपको रिवार्ड तो कम देगा, और थोड़ी सी अगर आपसे चूक हो गई, तो आप कहीं के नहीं रहेंगे। तो इस हिसाब से आदमी को मेंटली तैयार रहना चाहिए। और फिर हम कहेंगे कि आपके जो बेसिक कॉन्सेप्ट हैं, उसको आप साथ हमेशा रखिए, उसको कभी भूलिएगा नहीं, नहीं तो फिर इस तरह की दिक्कतें आएंगी आपको। सर बस एक लास्ट सवाल, कि अगर किसी को काशी के बारे में समझना है, जानना है, तो कोई एक बुक आप अगर रेफर कर सकें लोगों को पढ़ने के लिए, वो कौन सी बुक होगी सर? देखिए, एक बुक तो नहीं है काशी के बारे में, फिर वही आप बात कर रहे हैं कि काशी को ऐसे परिभाषित करना तो बड़ा मुश्किल चीज़ है जी। और काशी के बारे में बहुत वेस्टर्न ऑथर्स ने भी लिखे हैं, और यहाँ के लोगों ने, कुबेरनाथ शुक्ल जी का है, वो किताब आप पढ़िए। फिर काशी के महात्मा है, एक वो अलग पुस्तक है। तो ये, इसमें हजारों हजार आपको ग्रंथ मिलेंगे। डिपेंड करता है कि आपका थ्रस्ट एरिया क्या है, आपका इंटरेस्ट क्या है। जैसे परंपराओं का एक अलग किताब है, ठीक है। उसी तरह यहाँ के जो सामाजिक सरोकार हैं, उसकी एक अलग किताब है। गोस्वामी जी पर भी कुछ किताब है, जिसमें गोस्वामी जी की पूरी जीवन चरित्र उसमें लिखी है, वो अमृतलाल नागर ने लिखा है। पूरा आपके राजापुर से लेके काशी में क्या कैसे प्रवास हुआ, काशी में वो कैसे संघर्ष किए, उस पर एक पूरा पुस्तक है। तो काशी के तो विभिन्न डायमेंशन है, आपका जो इंटरेस्ट हो वो पढ़िए, क्योंकि ये फिर वही है कि अथाह समुद्र है, जहाँ डूब के जो मोती आपको निकालना आप निकालिए। तो किताब तो बहुत है।
और यहाँ के भी हैं, और फिर बता रहे हैं कि वेस्टर्न लोगों ने भी इस पर बहुत काम किया है। अब जैसे एक मार्क जी हैं वहाँ स्वीडन के, उन्होंने चिल्ड्रन ऑफ अस्सी करके एक किताब लिख दी है। अब पढ़िए, अब 80 के लड़कों का क्या वो है। अच्छा, उसमें उन्होंने मेंशन किया है कि लीला के थ्रू कैसे लोग आपस में कनेक्ट होते हैं, कैसे एक प्लेटफॉर्म पे आके ऑपरेट करते हैं, फिर उसमें एक भाईबंदी डेवलप होती है, वो अपने को एक परिवार का मानने लगते हैं। जैसे मंदिर का भी कंसेप्ट है कि मंदिर में लोग जाते हैं और एक निश्चित समय पर अलग अलग जगह से लोग आते हैं, उनमें फिर इतना क्लोज एसोसिएशन हो जाता है कि फिर वो कोई अगर उसमें गैर हाजिर हुआ अगर, तो उसका हाल चाल लोग जानने के लिए उत्सुक हो जाते हैं कि क्या हो गया आज वो नहीं आए। तो इतनी कनेक्टिविटी डेवलप हो जाती है। ये सब चीज जो एक सोशल लीकेजेस हैं, वो आपको अभी भी बनारस में मिलेंगे। और आप एक चीज समझ लीजिए, बनारस के लोग एक दूसरे से बहुत अच्छी तरह से जुड़े रहते हैं। ये आपको किसी दूसरे शहर में नहीं मिलेगा। आपके पड़ोस में क्या हो रहा है आपको नहीं पता रहेगा, लेकिन यहाँ हो सकता है कि आपके भाई को ना पता हो, पूरे शहर को मालूम है आप क्या किए हैं। तो इस तरह की लिंकेजेस ये बनारस ऐसे शहर में ही संभव है। और आप यहीं पे आप देखिए, एक जैसे मोहल्ला कल्चर है, फिर आपके नए कॉलोनी कल्चर हो गए, तो वहाँ आपको ये डिस्ट्रिक्ट बिहेवियर मिलेंगे लोगों के। मोहल्ला में आप अगर घर में नहीं हैं तब भी आपका मकान सिक्योर्ड है। कॉलोनी में अगर आपका मकान है, आप नहीं तो आपका मकान एकदम अनसिक्योर्ड है, और आपके पड़ोसी से भी उसका कोई मतलब नहीं रहेगा। सर, काशी की गलियों के बारे में कुछ कहेंगे? भाई, काशी के गलियों में तो एक अलग से काशी उसमें विरासती है, और उनका मॉडस ऑपरेंडी एकदम से अलग होता है। वो एक विशेषता लिए हुए है, और उसमें सब आपको एक से एक लोग मिलेंगे। जैसे कंधे पे गमछा रख के चल रहा है, मालूम हुआ कि करोड़पति अरबपति है वो, और डाउन टू अर्थ होता है। और उसका एक मित्र जो है, हो सकता है वो कचौड़ी जलेबी छानने वाला हो, एक रिक्शा वाला भी हो सकता है, एक आम मजदूर हो सकता है, और वो कंधे पे हाथ डाल के, तो वो एक कहते हैं काशी की मस्ती। फिर उसमें पैसा और उससे फेस वैल्यू से कोई मतलब नहीं रह जाता। एक आत्मीय जो लगाव रहता है वही मायने रखता है। तो आत्मीय लगाव वाला जो है, उसको फिर परिभाषित करना बड़ा मुश्किल होगा। किसका किससे मन लग गया, किसका किससे मित्रता हो गया, तो मित्रता हो गया तो हो गया। वो फिर जो है वो गिव एंड टेक वाला संबंध नहीं होता है। फिर उसके दुख में वो शरीक होगा, उसके सुख में भी वो पार्टिसिपेट करेगा। तो ये इस तरह के लिंकेजेस होते हैं। सर, मैंने आपसे कहा था कि वो पिछला सवाल जो था वो लास्ट था, पर मैं बस एक लास्ट सवाल एक और ऐड ऑन करना चाहूंगा कि आप अपने विचार सर इस बात पे रखिए कि स्पिरिचुअलिटी और रिलीजन में अगर किसी को डिफरेंशिएट करना है और उसे स्पिरिचुअलिटी पाथ पे जाना है, तो ये डिफरेंशिएशन कैसे होगा सर? लाइक आज के वक्त में अगर किसी को भी अगर कोई असमंजस में फंसा हुआ है कि वो रिलीजन और स्पिरिचुअलिटी में डिफरेंशिएट करके स्पिरिचुअलिटी की पाथ को, जो पीस आउट का पाथ है, अगर उस पे वो उसे अगर चलना है, तो ये देखिए अगर आपको जो है कोई और धर्म बुरा लगता है जी, ठीक है जी, या आपको कुछ ये लगता है कि जो मैं चल रहा हूँ, अगर कोई एक मार्ग हमने निर्धारित किया है उससे चल रहा हूँ, कुछ लोगों को परेशानी हो रही है, आप समझ लीजिए कि आपके कदम गलत मार्ग पे है। तो आप अपने को करेक्ट करिए और पाथ इस तरह से असाइन करिए कि किसी के लिए वो पेनफुल नहीं हो। और जहाँ तक स्पिरिचुअलिटी की हमारी बात यह है कि आपके मन में अपने धर्म के प्रति निष्ठा तो होनी चाहिए, साथ साथ दूसरों के प्रति आदर भी होना चाहिए। ऐसे नहीं होता है कि हमारा धर्म ही महान है। और देखिए, भगवान के विभिन्न स्वरूप होते हैं, और भगवान को अप्रोच करने के विभिन्न मार्ग होते हैं। वो हो सकता है कि हिंदू धर्म का एक अपना मार्ग हो, क्रिश्चियंस का एक अलग मार्ग हो, मुस्लिम्स का एक अलग मार्ग हो, बौद्धिस्ट का एक अलग मार्ग हो, लेकिन अल्टीमेटली वो पहुंचते हैं वहीं पर, जो ऑलमाइटी गॉड या परब्रह्म परमेश्वर का जो कंसेप्ट है। रास्ते आपके अलग जरूर हो सकते हैं, और रास्ता आदमी अपनी सुविधा से चुनता है। आप जबरदस्ती किसी को रास्ता नहीं असाइन कर सकते, ठीक है। तो आप अपने सनातनी परंपरा को समझिए, और दूसरे के धर्मों का भी रेस्पेक्ट आप रखिए।